नमस्कार। आप क्रिकेट पंचायत को इस समय देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि इरफान पठान ने बीते दिनों अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो पर ये बात स्वीकार की है कि बहुत जल्दी उनको संन्यास दिलवाया गया है और सेलेक्टर्स ने उनको, चयनकर्ताओं ने बहुत जल्दी इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज किया और उनको मजबूर किया गया कि वो संन्यास ले लें। और इरफान पठान को की जो बातें थी उसमें ऐसा लगता है कि शायद वो भी टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते थे और उनका जब चयन नहीं हुआ इंडियन टीम में तो उसके बाद वो संन्यास लेते हुए नजर आए। इरफान पठान ने अपनी एक बात रखी। चलिए, लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो यहाँ पर सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है और रख सकते हैं। हम भी अपनी बातें रख रहे हैं और इरफान पठान ने भी अपनी बातें रखी हैं। क्रिकेट पंचायत के इस शो में हम यही बात कर रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो सीनियर्स खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कि संन्यास लिया है, उन्होंने ये आरोप लगाया है चयनकर्ताओं पर कि उनको जगह नहीं दी गई टीम इंडिया में और इसी कारण से उनको जल्द संन्यास लेना पड़ा। युवराज सिंह के फादर ने भी कई बार टीम इंडिया के कप्तान, पूर्व कप्तान और सेलेक्टर्स पे ये आरोप लगाए हैं। सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी अभी खुलकर नहीं बोल पाते हैं लेकिन दर्द उनके अंदर भी नज़र आता है। कई सारे खिलाड़ी रहे हैं, इरफान पठान भी रहे हैं। नो डाउट ये सभी खिलाड़ी एक अच्छे खिलाड़ी थे, शानदार खिलाड़ी थे और टीम इंडिया ने जब 2011 का विश्व कप जीता तो उस समय काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र भी आए थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली इरफान पठान की। इरफान पठान बहुत ही शानदार गेंदबाज थे और युवा गेंदबाज थे जो कि जब टीम इंडिया में आए तो 2003 का शायद वो समय था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी वो टेस्ट मैच और एडिलेड में ओवल में, शायद दिसंबर की बात है वो। और जब इरफान पठान को मौका मिला था टीम इंडिया में खेलने का और इरफान पठान ने उस टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। उससे पहले सौरव गांगुली उस समय टीम इंडिया के कप्तान थे और उससे पहले इरफान पठान ने जो घरेलू क्रिकेट था उसमें शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और उसी के आधार पर इरफान को जल्दी टीम इंडिया में जगह दी गई और टीम इंडिया का मतलब वसीम अकरम कुछ कुछ वैसी ही गेंदबाजी और कुछ कुछ उसी तरीके का एक्शन, तो वसीम अकरम बोला गया कि ये तो टीम इंडिया के वसीम अकरम है जो कि लंबे समय तक खेलेंगे। लेकिन अचानक से ही इरफान पठान के करियर में एक ऐसा ग्राफ भी आया है कि वो डाउन होते चले गए। टीम इंडिया की ताकत की जगह पर वो टीम इंडिया की कमजोरी बनते चले गए और वो कमजोरी ऐसी थी कि जिसको शायद इरफान पठान याद ना करना चाहें। इरफान पठान तो बोलेंगे कि शायद मुझे सेलेक्टर्स, चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन असल में समस्या इरफान पठान के साथ कुछ और थी। इरफान पठान को समझना होगा कि वो इसलिए टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए थे कि वो चोटिल थे या फिर सेलेक्टर्स को वो पसंद नहीं आ रहे थे, चयनकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहे थे। दरअसल उस समय इरफान पठान का जो प्रदर्शन था वो डाउन होता गया। जो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं और उस परफॉर्मेंस को हम केवल बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं। चलिए तो हम पहले आंकड़ों पे ही बात कर लेते हैं कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या बोलते हैं। तो नंबर्स को अगर देखें तो हमें नज़र आएगा कि इरफान पठान ने जब आखिरी टेस्ट मैच खेला है और वो टेस्ट मैच 2008 में रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये सेकंड टेस्ट मैच था, अहमदाबाद में हुआ था सरदार पटेल स्टेडियम में और अप्रैल महीने की ये बातें हैं। अप्रैल 3 से अप्रैल 5 के बीच में ये टेस्ट मैच खेला गया था। तो उस टेस्ट मैच की पहली पारी में इरफान पठान ने 21 रन बनाए थे। बल्लेबाजी टीम इंडिया ने पहले की थी और टीम इंडिया उस पहली पारी में, आपको याद हो तो वो टेस्ट मैच भी बड़ा गजब का रहा था। वो टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया मात्र 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हाँ, आपको याद हो तो याद दिलाएं कि और उसमें सबसे ज़्यादा रन अगर किसी ने बनाए थे तो वो इरफान पठान नहीं बनाए थे। 21 रन बनाए थे इन्होंने और नाबाद रहे थे। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, ये कोई भी बड़ा बल्लेबाज रन नहीं बना पाया था और 76 पे टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी। और बट इरफान पठान मुख्य रूप से गेंदबाज थे। तो जब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी आई तो उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका ने 494 रन बनाए थे और वहाँ पर इरफान पठान को कोई भी विकेट नहीं मिल पाया था। इरफान पठान की गेंदबाजी कमज़ोर होती गई है और यही कारण है कि इनको सेलेक्टर्स और चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया में जगह नहीं दी। पहली पारी में जहां इरफान पठान ने
85 रन दिए थे, 21-22 ओवर दिए थे, 22 ओवर दिए, 85 रन दिए और इसके अंदर कोई भी विकेट इरफान पठान को नहीं मिला था। दूसरी पारी में टीम इंडिया 328 रन बनाने में कामयाब रही थी और इसके अंदर भी बड़ी रोचक बात है कि इरफान पठान यहाँ भी नॉट आउट रहे थे दूसरी पारी में जब टीम इंडिया की खेल रही थी तो, और यहाँ पर 43 रन इरफान पठान ने बनाए थे। 77 गेंदों का सामना किया था और 43 रन बनाए थे और जिनमें कि 4 चौके और 1 छक्का था। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी टीम इंडिया को मिली नहीं थी और टीम इंडिया ये टेस्ट मैच 1 पारी और 90 रन से हार गई थी। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में इरफान पठान खेलते हुए नजर नहीं आए। इरफान पठान का ओवरऑल अगर हम क्रिकेट करियर देखें गेंदबाजी का तो इन्होंने टेस्ट में 100 विकेट लिए, 100 विकेट लिए, 29 टेस्ट मैच खेले और ओडीआई में 120 ओडीआई इनके नाम रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने 173 विकेट लिए हैं और T20 में 24 T20 मैच खेले और 28 इन्होंने विकेट लिए हैं। और इरफान पठान का जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं आपको, इरफान पठान का ग्राफ गिरता गया है और जितना याद है ग्रेग चैपल की जब जो इनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट रहा है वो ग्रेग चैपल जब टीम इंडिया के कोच बने थे तो उस समय इनका बहुत अधिक इनको बोला गया कि इनको बल्लेबाजी पर ध्यान देना है। बल्लेबाजी में इरफान पठान नो डाउट बहुत ही लाजवाब उम्दा किस्म के बल्लेबाज थे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी क्या करते थे और इनको तो ओपनिंग में टीम इंडिया ने प्रमोट कर दिया था, टीम इंडिया के पहले दूसरे नंबर के खिलाड़ी रहने लगे थे। और लेकिन वहीं एक समस्या ये हुई कि जब ये बल्लेबाजी पर ध्यान देने लगे तो इसके साथ ही इनकी गेंदबाजी खराब होती गई और गेंदबाजी में इनका मतलब स्पीड भी, एक बार फिर इंजरी हुई है करियर में और इसके बाद तो इनकी स्पीड भी खराब हो गई। उस गति से गेंदबाजी नहीं किया करते थे जिस गति के लिए जाने जाते हैं और यहीं पर सारी समस्या शुरू हुई थी कि जब इरफान पठान की गेंदबाजी खराब हुई तो टीम इंडिया को तेज गेंदबाजों की जरूरत थी और इरफान पठान विकेट निकाल नहीं रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी इरफान पठान को खेलने का मौका मिला है लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत अधिक विकेट ले रहे थे या फिर टीम इंडिया की गेंदबाजी में किसी तरीके से मदद कर रहे थे। यही इरफान पठान की समस्या थी कि चयनकर्ताओं को इनकी तरफ से निगाह उठानी पड़ी थी और आज इरफान पठान को ऐसा लगता है कि एक बल्लेबाज के रूप में उनको शायद टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी क्योंकि गेंदबाजी में बेशक इरफान पठान कामयाब नहीं हो पा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी में तो रन बना रहे थे। आखिरी ओडीआई की बात करें तो इन्होंने आखिरी ओडीआई में भी 29 रन बनाए थे टीम इंडिया के लिए और ये भी श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच इन्होंने खेला है, 2012 की बातें हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी में अगर देखें तो गेंदबाजी में इन्होंने इस मैच में 5 विकेट लिए थे और ये इनका आखिरी मैच रहा था। इसके बाद इरफान पठान खेलते हुए नज़र नहीं आए हैं लेकिन बेशक अंत इरफान पठान ने टेस्ट वनडे मैच भी अच्छा खेला है, रन भी बनाए, विकेट भी लिए, इसके बाद चोटिल हुए और फिर टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए। धोनी की कप्तानी में तो इरफान पठान को बहुत कम मौके मिले हैं लेकिन वो जो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि रन अधिक दे रहे थे और वो जो स्विंग इनकी गेंदों से वो ख़त्म होती गई, जो ये इनकी स्विंग इनकी ताकत हुआ करती थी गेंद को अंदर निकालना बाहर निकालना और वो ख़त्म हो गई और स्पीड एकदम ख़त्म कर दी गई और चोटिल होते गए बीच बीच में। और यही एक कारण था कि टीम इंडिया जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बल्लेबाज और गेंदबाजों का चयन कर रही थी, युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रही थी, तो उस समय इरफान पठान को इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि गेंदबाजी में इरफान पठान टीम इंडिया की मदद नहीं कर रहे थे। आखिरी वनडे बेशक इन्होंने बहुत अच्छा शानदार खेला और बल्लेबाजी के लिए देखें तो इनका टेस्ट मैच बड़ा शानदार रहा है। इसके बाद देखें तो लगातार इनका ग्राफ नीचे गिरता गया और इरफान पठान को नेगलेक्ट किया गया और यही कारण रहा कि जब इनकी स्पीड ख़त्म हुई, गेंदबाजी से स्पीड गायब हुई और वो जब स्पीड ख़त्म हुई तो इनको चयनकर्ताओं ने और कप्तान ने थोड़ा सा प्रायोरिटी देना कम कर दिया क्योंकि इनकी जगह पर दूसरे तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और टीम इंडिया के अंदर उस समय कप्तान को अच्छे गेंदबाज चाहिए थे। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही थी, 2013 में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी और
ऐसे मौके कम थे कि जब लग रहा था कि इरफान पठान को मौका दिया जाएगा। इरफान पठान की गेंदबाजी की धार कम होती जा रही थी। तो ये वो मुख्य कारण रहे हैं कि इरफान पठान अगर बोलें कि मुझे चयनकर्ताओं ने मौका नहीं दिया या फिर मुझे मौके नहीं मिले, कप्तान का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जितना हम एनालाइज कर सकते हैं कि इरफान पठान सेलेक्टर्स और चयनकर्ताओं की वजह से टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए। इरफान पठान अगर टीम इंडिया से बाहर हुए तो उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि उनकी खुद की गेंदबाजी खराब हो रही थी, इनका ग्राफ गिर रहा था और जो गेंदबाजी की गति कप्तान को चाहिए होती थी वो नहीं मिल पा रही थी। और अगर ऐसी पिच जहां पर गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं हो तो वहां पर तो इरफान पठान बिल्कुल भी घातक गेंदबाज साबित नहीं होते थे। आखिरी ओवर्स में अगर बोला जाए कि इरफान पठान को 6 रन बचाने हैं तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो शायद वो 6 रन बचा सकते हो। तो यही कारण रहा था कि इरफान पठान को टीम इंडिया से दूर होना पड़ा और बाहर होना पड़ा, और अचानक ही बाहर होने के बाद इरफान पठान ने संन्यास का फैसला लिया। तो वो कारण जो हम बताना चाह रहे हैं कि वो ये नहीं था कि इरफान पठान चयनकर्ताओं की वजह से टीम इंडिया से बाहर हुए हैं, जबकि उसके कारण दूसरे थे, उनको देखना चाहिए। और कोई भी खिलाड़ी जो टीम इंडिया अपनी टीम के लिए खेलता है वो सेलेक्टर्स और चयनकर्ताओं की दया पे नहीं खेलता है, इतना हमें समझना पड़ेगा। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको मौके नहीं दिए गए, तो कोई भी खिलाड़ी कभी भी ऐसा नहीं है कि वो चयनकर्ताओं के ही दया पे खेलता है, उनके आशीर्वाद से ही खेलता है। अगर वो परफॉर्म अब बेटर कर रहा है तो उस खिलाड़ी को टीम में खेलने से कोई रोक नहीं सकता है। इरफान पठान के साथ शायद ऐसा ही हुआ कि जब उनको चयनकर्ताओं से एक मौके की ज़रूरत थी, लेकिन दरअसल उस समय जो असली आवश्यकता थी, जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो इरफान पठान भूल रहे हैं, वो उनको अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था, खेल को और बेहतर करना चाहिए था। उसके ऊपर अगर ध्यान देते इरफान पठान तो शायद ऐसा हो सकता था कि इरफान पठान और थोड़े समय तक टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते थे। क्रिकेट पंचायत से आप जुड़े रहें, हम इसी तरीके की बहस और बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहे हैं और होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं अभी तक तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, हमारी अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। अगली बार हम कुछ और आपके लिए इसी तरह की बातें लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।